आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 29 जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स को, और आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं उनके बारे में, और अदर टॉपिक्स को भी हमने ऐड किया है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज। नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट ऑफ वेंडलिज्म, सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली हुआ क्या है कि केरला गवर्नमेंट ने एक प्ली डाली सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस केस में जो 2015 में केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था। और हुआ क्या था कि स्पीकर की चेयर तक उस टाइम की जो अपोजिशन पार्टी थी, और फर्नीचर तक तोड़ दिया गया था उस टाइम पे। इतना ज्यादा रकस हुआ था उस टाइम पे। और जो एलडीएफ पार्टी थी, जो उस समय अपोजिशन पार्टी थी, जो उसके एमएलएस थे, आज की डेट में वही पार्टी केरला में रूल कर रही है। और जो अभियुक्त हैं उसमें जो अभियुक्त एमएलए हैं उन्हीं में से कुछ एक इस समय मिनिस्टर भी हैं। तो उसी के खिलाफ केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था कि नहीं, जो एफआईआर फाइल की गई है वो वापस नहीं होगी, क्यों, और क्रिमिनल केसेस चलाए जाएंगे, उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। और उसी के अगेंस्ट में इन्होंने केरला गवर्नमेंट ने प्ली डाली थी कि हम, बट सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट का साथ दिया और इनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया। तो अब उनका ट्रायल होगा, जो भी अभियुक्त हैं 2015 केस के। ये तो थी न्यूज, बट हम देखते हैं कि आखिरकार किस टाइप की प्रिविलेजेस मिलते हैं एमएलएज और एमपीज को, जिसकी वजह से केरला गवर्नमेंट ने ये कहा कि उनके प्रिविलेजेस पे ध्यान दे के ये एफआईआर वापस कर दी जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग। पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और देयर मेंबर्स कवर्स अंडर आर्टिकल 194, और उसी का सब सेक्शन है 1, जिसमें लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी हर एक एमएलए को, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, और जो रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स लेजिस्लेचर को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए, उसी की लिमिट में रह के आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए और बता रहा हूं आपको कि यही कोर्ट किया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, जो अपना डिसीजन दिया है 2015 के केरला लेजिस्लेटिव केस में। यही उन्होंने बात कोर्ट की है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं एमएलएस को, बट वो प्रिविलेजेस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और वो लिमिटेशंस कहां से आती हैं? आर्टिकल 194 का 1 सेकेंड पोर्शन उसका क्या कहता है? आर्टिकल 194(2) कि कोई भी एमएलए कहीं पे भी वोट दे या कुछ भी बोले, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, ये केरला गवर्नमेंट ने कोर्ट किया था। इसके अलावा एक और चीज आई थी कि 44th अमेंडमेंट हुआ था। 44th अमेंडमेंट, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। 1978, इसमें भी कहा गया है कि जब तक पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली कोई रूल पास नहीं करती है, तब तक वो सारे प्रिविलेजेस एमएलएज या एमपीज को मिलते रहेंगे जो आजादी के पहले मिल रहे थे या संविधान के लागू होने के समय पे मिल रहे थे। और ऐसा अभी तक शायद किसी भी स्टेट ने कोई ऐसा एक्ट या रूल पास नहीं किया है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक बार ये बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप की प्रिविलेजेस मिलते हैं। प्रिविलेजेस दो तरीके के होते हैं। एक प्रिविलेज होते हैं कलेक्टिव, जो पूरे सदन के प्रिविलेज होते हैं। दूसरा होता है इंडिविजुअल, मतलब जो किसी एमएलए या एमपी को मिलते हैं। पहला है राइट टू पब्लिश। फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट में एक और चीज हुई है
कि प्रेस भी ट्रू रिपोर्ट को पब्लिश कर सकती है। अभी तक ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सदन के पास था, बट 44th अमेंडमेंट मतलब 78 के बाद से ये चीज भी लागू हो गई कि प्रेस भी सदन की किसी भी प्रोसीडिंग्स की ट्रू रिपोर्ट पब्लिश कर सकती है। दूसरी बात आती है कि सदन सीक्रेट सभाओं को भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो हर चीज में वो आपका ओपन ही करेगा। तीसरी बात आती है कि अपना प्रोसीजर खुद ही रेगुलेट करता है, असेंबली या फिर पार्लियामेंट। चौथी बात आती है यहाँ पे कि राइट टू पनिश है। अगर आप कंटेम्प्ट करते हैं या फिर ब्रीच करते हैं प्रिविलेजेस को, किसके? सदन के, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर असेंबली हो। और ये किस लेवल तक जा सकते हैं? ये सस्पेंशन से लेकर इम्प्रिजनमेंट तक जा सकते हैं। ये जो राइट टू पनिश है इसका, कि मतलब आपको सदन सस्पेंड भी कर सकता है, आपको सजा भी सुना सकता है। एक और चीज आती है कि सदन में कोई भी घुसा हो, चाहे वो एमएलए एमपी हो या फिर कोई आउटसाइडर हो, उसको आप तभी अरेस्ट कर सकते हैं जब आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, और भी इसमें है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इंडिविजुअल राइट्स क्या हैं कि किसी भी मेंबर को आप सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये छूट सिर्फ रिलैक्सेशन किस लिए है? ओनली फॉर सिविल केसेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है उनको, जिसके बारे में अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या है लिमिटेशन? कि अंडर आर्टिकल 210, कौन सा आर्टिकल? 210। ये किसके लिए है? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये लिमिट है यही सेम चीज, आर्टिकल 121। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? पार्लियामेंट के लिए। अंडर आर्टिकल 210 और अंडर आर्टिकल 121 आप किसी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज की किसी भी कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। डिस्कस नहीं कर सकते हो। दूसरा रेस्ट्रिक्शन लगता है कि जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे लोकसभा के अलग होते हैं और विधानसभा के अलग होते हैं। चलिए, इतना हो गया क्लियर, या आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। सीरो प्रेवलेंस इन केरला ओनली 44% सेज ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR का फुल फॉर्म है। इन्होंने कहा है कि सीरो प्रेवलेंस, अभी हम बात करेंगे कि सीरो होता क्या है। इन केरला ओनली 44%। ठीक है, तो अभी आप ये देखिएगा कि सीरो प्रेवलेंस मतलब एक स्टडी हुई है जिसमें ये मिला है कि एंटीबॉडी की जो एंटीबॉडीज मिली हैं लोगों के अंदर,
वो सबसे ज्यादा किसके अंदर मिली है? एमपी के लोगों के अंदर 79% एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुकी हैं कोविड की। मतलब कि 79% ऐसे लोग हैं जो इतने वल्नरेबल नहीं हैं जितने वो पहले थे, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है कि उनके अंदर कोरोना हुआ हो और वो ठीक हो गए हो, या फिर उनको वैक्सीन लगी हो। तो दो रीजन हो सकते हैं 79% के। और जबकि फर्स्ट पे ये है, टॉप इसने किया है कि 79% एमपी में है, वाइल केरला में केवल 44% लोग ऐसे हैं जो कोरोना से लड़ने लायक हैं। ठीक है ना? उनके अंदर कोरोना के एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हैं। तो ये आता है केरला, सारे स्टेट्स में लास्ट में आता है, ये ध्यान रखिएगा। एंटीबॉडीज सबसे ज्यादा एमपी में लोगों के अंदर जनरेट हो चुकी हैं कोविड के लिए, और सबसे कम केरला में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि सीरो प्रेवलेंस की जब बात, एक वर्ड आ रहा है कि सीरो प्रेवलेंस, आखिरकार सीरो होता क्या? सीरो इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सीरम। ठीक है, एंड व्हाट इज सीरम? सीरम क्या है? सीरम डिफाइंड एज अ ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। एक ब्लड प्लाज्मा है। अब हम ये चीज और देख लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। अब ब्लड प्लाज्मा भी देखते हैं ना, ये भी आ गया हमारे सामने, ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा कुछ भी नहीं है। आपने ब्लड लिया, ब्लड सैंपल लिया, उसमें से सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब जो चीजें जमाती हैं ब्लड को, उनको निकाल दिया, और जो भी बचा हुआ मटेरियल उसमें मिला उसको बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा। ठीक है ना? तो सीरम इज डिफाइंड एज द ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये सारे प्रोटीन्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, एक्सेप्ट उन प्रोटीन्स को जो ब्लड को जमाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीजेंस, हार्मोन्स, और अलग दूसरे एक्सोजेनस सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे जब आप कोई चीज दवाई खाते हैं या आपके अंदर कोई दवाई चढ़ाई जाती है तो वो ब्लड में जाती है, वो सारी चीजें सीरम में होती हैं। अच्छा, अभी हम देख पाए ना कि सीरम में एंटीबॉडीज भी होते हैं, और इसी का टेस्ट किया गया। और उसमें टेस्ट में क्या देखा गया है कि एंटीबॉडीज आपके अंदर कितनी है। अभी देख रहे थे ना हम लोग कि ब्लड सेल्स नहीं होती हैं सीरम में, रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा कोविड के टाइम पे ब्लड को लेके काफी इश्यूज, ब्लड को लेके काफी न्यूज भी रही हैं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड वैक्सीन बनाई। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, तो टेस्ट भी बहुत सारे हुए। तो ये एक बार देख लीजिएगा कि सीरम में क्या क्या नहीं होता है। ये अभी मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन है, सो इसे ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ द सीरम इज कॉल्ड सीरोलॉजी। ये बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और ब्लड टाइपिंग में यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग सीरम कैसे निकालते हैं? ब्लड सैंपल लिया, उसको क्लॉटिंग की, क्लॉटिंग करने के बाद उसको एक घुमा दिया, उसको बहुत तेजी से, फास्ट, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूग कर दिया, और उससे क्या हुआ कि क्लॉट और ब्लड सेल्स निकल गए, और बचा हुआ मटेरियल जो निकला उसको बोला सीरम। ठीक है ना? ऐसे निकला सीरम। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, एक न्यूज आई, उससे रिलेटेड हम चीज देख लेते हैं। हालांकि ये चीजें पहले की हैं, बट न्यूज में ऐसी रही हैं आज, तो इसलिए हम इसके कवर करते हैं। पीएम ई विद्या प्रोग्राम, ये एक पार्ट है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का। लॉन्च किया गया था ई विद्या प्रोग्राम को मई 2020 में। इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये है कि डिजिटल
ऑन एयर एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना। मतलब या तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, ऑनलाइन चैनल्स चलाइए, या फिर आप डीटीएच के माध्यम से लोगों को एजुकेशन दीजिएगा। और ये इसमें और भी क्या क्या कहा गया है कि ये स्पेशल ई कंटेंट भी तैयार करेगी। ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी ई कंटेंट भी तैयार किया जाएगा उन लोगों के लिए जो विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, जो न सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं, उनके लिए भी अलग ई कंटेंट तैयार किया जाना है ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसके साथ साथ दीक्षा पोर्टल पे डिजिटल टेक्स्ट बुक 1 से लेकर 12 तक अपलोड करना, इतना सब कुछ पीएम ई विद्या प्रोग्राम में है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। निष्ठा स्कीम की बात कर लेते हैं। निष्ठा स्कीम इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, नाम क्या है इसका? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एक समग्र शिक्षा उसके अंडर में आती है। अगले न्यूज पे चलते हैं हम लोग। लैंडमार्क डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मेडिकल एजुकेशन। आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि मेडिकल एजुकेशन में जितने कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उनमें सब में 27% ओबीसी का रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जाएगा। किस स्कीम के अंतर्गत? ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, और ये कवर करेगा सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को। अच्छा, है क्या आखिरकार ऑल इंडिया कोटा स्कीम? ऑल इंडिया कोटा स्कीम 1986 में लॉन्च हुई थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कहा था कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का पूरा हक है, चाहे वो भले ही दूसरे स्टेट में हो। और इसके लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में 15% कोटा और 50% कोटा पीजी में रखा जाना चाहिए, और वो है। तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम क्लियर हो गई। आइए चलते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, PMEGP। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्कीम है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 2008-9 से। इसको 2008-9 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसकी नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी? जैसे नाम में ही लिखा है ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये करेगी बाय सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइजेस मेनली इन एग्रो एंड रूरल सेक्टर। मतलब छोटी छोटी इकाइयों को लोन प्रोवाइड करवाएगी, छोटी छोटी इकाइयों को सहायता देगी। और ऐसी इकाइयां किससे रिलेटेड होंगी? या तो फिर कृषि से रिलेटेड होंगी, या फिर गांव के और किसी काम से संबंधित होंगी। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग। एनटीपीसी डेवलप कर रही है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। कहां पर? लेह में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। रूट ऑफ नेशनल वाटरवे 1 न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये पास हो रहा है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी से। और ये सेंचुरी कहां पर है? बिहार में। ठीक है, तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर है? बिहार में। नेशनल वाटरवे 1 कहां से पास हो रहा है? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी से। ठीक है, INS तलवार एक एक्सरसाइज हो रही है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, कटलस एक्सप्रेस 21 उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि केन्या में हो रही है। इसमें केन्या, जिबूती, मोजाम्बिक, कैमरून और जॉर्जिया और इंडिया और अदर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंक्लूडिंग यूएस। आइए अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग मना रहे हैं 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। बड़ी दुख की बात है कि इस समय केवल और केवल 3900 टाइगर बचे हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड, जिसमें से केवल 2967 तो अकेले भारत में, लगभग 70% दिखा भी है।
और टाइगर देखिए, टाइगर जो है ना टाइगर जो है ना, टाइगर फूड चेन में टॉप पे आता है। और ये अगर टाइगर कम हो रहा है, अगर टाइगर कम होता है तो बाकी जानवर बढ़ेंगे, घास खाने वाले ग्रास ईटिंग जानवर बढ़ेंगे। अगर ग्रास ईटिंग जानवर बढ़ेंगे तो वनस्पति तेजी से कम होगी। जब वनस्पति कम होगी तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक चेन है, वो चेन हमेशा एनवायरनमेंट की बनी रहनी चाहिए, और टाइगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इसीलिए हमने टाइगर को बचाने के लिए एक समिट हुई, इसीलिए टाइगर को बचाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुई। और सेंट पीटर्सबर्ग है कहाँ पर? रसिया में। और ये समिट हुई कब? 2010 में। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में टारगेट क्या रखा गया कि आपको 2022 तक जो टाइगर पॉपुलेशन है वो डबल करनी है। मतलब अगले 12 साल में आपको टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना है। इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया कि 2018 में ही जो सेंसस हुई थी, अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया है ना। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। हालांकि इन्वायरमेंट के मामले में इंडिया पहले से भी आगे रहा है और अभी भी आगे है, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, वो कभी किसी और वीडियो में बताएंगे या कुछ ऐसा टॉपिक आएगा। अच्छा, इसकी थीम क्या है? देयर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड्स। अभी तक कौन कौन से टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर और टाइगर हाइब्रिड्स। अभी जो 2019 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, 526। ये ध्यान रखिएगा। 51 टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ। कितने? जो कि 18 स्टेट में है। ये हम बता ही चुके हैं कि 4 साल पहले ही हमने इसको टारगेट, जो डिक्लेरेशन थी सेंट पीटर्सबर्ग, उसको अचीव कर लिया। और ये तो बहुत बाद में हुआ। हमने तो टाइगर बचाने का काम शुरू कर दिया था 1973 में ही। 1 अप्रैल 1973 को हमने टाइगर प्रोजेक्ट को, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बोला जाएगा, उल्टा लिखा है इसमें, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। और वो कहाँ से किया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड से। आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। EOS 3 न्यूज में है। ये एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। इसको भेजा जाना है कि 2021 के आखिरी तक, और ये मॉनिटर करेगा नेचुरल डिजास्टर्स को, जैसे फ्लड और साइक्लोन्स को। ये पूरे दिन में पूरे कंट्री की 4 से 5 बार तस्वीरें लेगा। अच्छा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV, जैसे नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा व्हीकल है ये जिससे में स्मॉल छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा। ये भी शेड्यूल है कि 2021 के आखिरी तक इसको तैयार कर लिया जाएगा। ये 3 स्टेज है, इंजन है इसमें, सॉलिड लॉन्च व्हीकल है, इसमें मतलब सॉलिड फ्यूल पड़ेगा। ये आइडियल है क्विक लॉन्च के लिए। इसमें एक मेजर टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसमें फ्लेक्सिबल नोजल कंट्रोल है, जिससे ये जिसको जहां पे इसको डाला जाएगा, जहां पे इसको प्लेस किया जाएगा, वो एकदम प्रिसाइज लोकेशन होगी, वहीं पे वो रुक जाएगा जाके। देखते हैं ना कई बार कि अभी कहीं पे हम छोड़ रहे हैं सैटेलाइट्स को और वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं। जैसे अभी हमारे गगनयान 2 के साथ भी हुआ था कि वो उससे हमारा संपर्क ही टूट गया और वो कहीं उसकी जो ट्रेजेक्टरी थी वो चेंज हो गई थी। तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में। अगली न्यूज, पार्लियामेंट पासिस बिल्स एमिड डेम। वहां पे आप तो देख ही रहे हैं इस समय न्यूज में कि पार्लियामेंट चलने नहीं दी जा रही। पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है इस समय पे, प्रोटेस्ट के चलते। लेकिन कई बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिए, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, दूसरा सप्लीमेंट्री ग्रांट, तीसरा एप्रोप्रिएशन बिल,
चौथा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल। अच्छा, इसमें से 3 जो बिल या ग्रांट है वो लोकसभा ने किया और चौथा जुवेनाइल जस्टिस पास किया राज्यसभा ने। 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं इन चीजों को। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? ये एक मनी बिल की तरीके से काम करता है। मनी बिल के बारे में आप जानते हैं, अगर मनी बिल केवल लोकसभा ही ला सकती है और ये राज्यसभा में जाएगा बट वो डिनाई नहीं कर सकती है, उसको पास करना पड़ेगा और रिकमेंडेशन देगी कि इसमें चेंजेस किए जाएं। अगर लोकसभा का मन होगा तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो एप्रोप्रिएशन बिल एक तरीके से एप्रोप्रिएशन बिल मनी बिल है जो गवर्नमेंट को फंड विड्रॉ करने के लिए इजाजत देता है। और ये फंड किससे विड्रॉ करेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 114। अगर ये लोकसभा में फेल हो जाता है, गवर्नमेंट की हार होती है और गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है एप्रोप्रिएशन बिल और इसको पास कर लिया क्योंकि बहुमत है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आप देखते हैं दूसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में आर्टिकल 115 में आती हैं सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स। सप्लीमेंट्री ग्रांट होती क्या? एक बार हम सारी ग्रांट्स को 1 बाय 1 कवर करते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है कि जब आप किसी सर्विस के लिए जो पैसा आपको दिया गया था वो सफिशिएंट नहीं है और आपको और ज्यादा पैसा चाहिए उसी सर्विस के लिए, तो वो आप एक मोशन रखेंगे कि और वो आप डिमांड रखेंगे पार्लियामेंट में कि उसके लिए आप विड्रॉ करने के लिए उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। वही इन्होंने पास करवाया कि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा दीजिएगा, और वो पास हो भी गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट मिल भी गई। अच्छा, दूसरी और भी ग्रांट्स के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। कौन कौन सी ग्रांट्स हैं? एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट। अब एडिशनल ग्रांट क्या है? एडिशनल ग्रांट है कि कोई नई सर्विस जैसे आई, अब वो सर्विस बजट में तो लिखी नहीं थी तो पैसा कहां से आएगा, उसके लिए एक ये डिमांड की जाती है। ठीक है, ठीक है। दूसरी ग्रांट कौन सी है? दूसरी ग्रांट कौन सी है? एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट में क्या है कि जितनी मनी आपको दी गई थी सर्विस के लिए, ठीक है, वो आपको कम पड़ गई और आपको और पैसा चाहिए, तो आप एक्सेस ग्रांट मांगोगे। ठीक है, उस सर्विस को चालू रखने के लिए। तो ये तीनों ग्रांट थी, सप्लीमेंट्री, एक्सेस ग्रांट, एडिशनल ग्रांट। ये तीनों कवर होती हैं आर्टिकल 115। अब 3 और ग्रांट हैं जो कवर होती हैं आर्टिकल 116। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन सी ग्रांट्स हैं? वोट ऑफ क्रेडिट। अब वोट ऑफ क्रेडिट को ब्लैंक चेक भी कहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव को दी जाती है पार्लियामेंट की तरफ से। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वोट ऑफ क्रेडिट एक ऐसी सर्विस के लिए डिमांड की जाती है कि जिसके बारे में गवर्नमेंट बता नहीं सकती है ऑर्डिनरी तरीके से। ठीक है, तो वोट ऑफ क्रेडिट क्या है कि एक ऐसी सर्विस के लिए वोट ऑफ क्रेडिट रखा जाता है, वोट ऑफ क्रेडिट की डिमांड रखी जाती है जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑर्डिनरी तरीके से, जैसे बजट में बताना हुआ कि किसी स्कीम को प्रपोज करना है उसके लिए, तो गवर्नमेंट ऑर्डिनरी तरीके से उसको प्रपोज नहीं कर सकती है, उस सर्विस के लिए डिमांड की जाती है वोट ऑफ क्रेडिट की। तो अब ऐसी चीज सोचिएगा कि जो सर्विस किसी को पता ही नहीं है और आपने पैसा भी ले लिया उसके लिए, तो अब आप कहीं पे भी खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं किसी को नहीं पता, तो इसीलिए बोलते हैं ना ब्लैंक चेक। आप
पैसा उठा लीजिए बस सर्विस के नाम पे। क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि आपने तो किसी को बताया ही नहीं कि किस में पैसा खर्च हुआ। आखिरकार जैसे कुछ डिफेंस की कुछ सीक्रेट योजनाएं होती हैं, या कुछ ऐसी इंटेलिजेंस की कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए जब पैसा की जरूरत पड़ती है तो वोट ऑफ क्रेडिट के माध्यम से ही जनरली लिया जाता है। दूसरी चीज है एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या है? फॉर स्पेशल पर्पज। वो जो पर्पज होता है वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का हिस्सा नहीं होता। ये हो गई एक्सेप्शनल ग्रांट। मतलब एक्सेप्शनल ग्रांट का क्या मतलब हुआ कि एक्सेप्शनल केसेस के लिए, एक जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक सर्विस हुई, ठीक है, मान लो कोई अचानक से जरूरत पड़ गई हमें पैसे की, और वो कोई योजना के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हम एक्सेप्शनल ग्रांट से ही मांगते हैं। जैसे कोई डिजास्टर आ गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिनके लिए हमें जरूरत पड़ गई पैसे की, तो हम एक्सेप्शनल ग्रांट्स के माध्यम से ही लेंगे। अब टोकन ग्रांट क्या? टोकन ग्रांट सिर्फ इतना है कि जब किसी भी स्कीम के एक स्कीम के पैसे को रीअप्रोप्रिएट करके दूसरी स्कीम में डालना होता है, ठीक है, क्योंकि अब स्कीम के लिए उस स्कीम के लिए ही वो पैसा दिया गया था। अब उसको दूसरे में डालोगे तो कैसे डालोगे पैसा? बाद में फिर क्या है कि इसको देखेगा तो फिर बोलेगा नहीं कि आपने कुछ गड़बड़ किया है इसमें, तो वो रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू डाला जाता है। उसी को रीअप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं कि एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में डाला जाना। और उसके लिए क्या किया जाता है कि इसमें सिर्फ टोकन ग्रांट में क्या होता है कि आप ये परमिशन है कि 1 रुपया का एग्जाम्पल लो, 1 रुपया की ग्रांट रखिए कि आप हमें 1 रुपया इसमें ट्रांसफर करने के लिए अनुमति दीजिएगा, ठीक है, या फिर हमें ट्रांसफर करने के लिए अनुमति दीजिएगा। तो जैसे ही उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है 1 रुपया हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि एक टोकन मनी कि ठीक है आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, और ट्रांसफर करने का मतलब यही है कि आप एक ही नहीं, आप कितना भी पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर दो। तो एक तरीके से क्या हो गई, ये टोकन मनी हो गई, और ये इंडिकेटिव मनी होती है। बाकी सारी चीजें वो ट्रांसफर हो ही जाएंगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट हम लोगों ने देख ली, एप्रोप्रिएशन बिल देख लिया, और अदर भी ग्रांट हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग इन 2 बिल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड जो अमेंडमेंट बिल है वो क्या है। एक्चुअली हुआ था 2016 में कोड बनाया गया था, आईबीसी शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। इसमें क्या हुआ था कि जो कंपनीज या लोग जो अपनी डेट पे नहीं कर सकते हैं वो अपना पेमेंट कैसे करें जिससे उनको सजा भी ना मिले, उनको मौका भी मिले कि और वो बिना परेशान हुए अपनी डेट को रीपे कर लें, या फिर अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से लिक्विडेट कर सकें। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि टाइम बाउंड प्रोसेस है कि इतने दिन में रिजॉल्व हो ही जाएगी। एक्चुअली होता क्या था, पहले सालों तक केसेस पड़े रहते थे और वो क्लियर नहीं हो पाते थे, बट अब किसमें क्या है कि 330 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रोसेस जो है ना, मतलब जो भी डेट रीपेमेंट करने की वो सारी क्लियर हो जानी चाहिए। तो फिर कंपनी बिक जानी चाहिए, या फिर कुछ और होना चाहिए जिससे वो लोग रीपेमेंट कर सकें जो डेटर है। अब इसमें क्या है कि जो कर्ज लेने वाला है डेप्टर और जो कर्ज देने वाला है वो दोनों ही सीआईआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीआईआरपी क्या है? यही टाइम बाउंड प्रोसेस जो है, जो कि कॉर्पोरेट डेप्टर्स की जो इंसॉल्वेंसी है उसको रिजॉल्व करना है, और इस प्रोसेस का नाम है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, सीआईआरपी। इसी में चेंज किया गया, ये आप देखिएगा अभी जब आगे जाएंगे कि चेंजेस क्या हुए थे, तो इसी में आपको चेंजेस किए गए हैं। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि सीआईआरपी में
इनिशिएट करने के लिए कम से कम कितने डिफॉल्ट होने चाहिए? 1 लाख का तो कम से कम अमाउंट होने चाहिए जो आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, तभी जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगी। और ये चाहे वो कर्ज देने वाला हो और चाहे कर्ज लेने वाला है, वो दोनों ही अगर उनको लग रहा है कि हम बैंकरप्ट हो रहे हैं तो वो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। इसमें होता क्या है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाती है। जिन लोगों ने कर्जा दिया उनकी कमेटी बनाई जाती है, उनके सामने एक प्लान रखा जाता है कि हाँ, हम ऐसे ऐसे चीजों को रिजॉल्व करेंगे। और वो रिजोल्यूशन प्लान किसी भी तरीके का हो सकता है। इसमें मर्जर भी हो सकता है कि हम कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर देंगे। एक्विजिशन भी हो सकता है कि हम उसको किसी कंपनी को बेच देंगे, ठीक है। या फिर रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम मैनेजमेंट से दूर हो सकती है तो वो भी की जाएगी। बट अगर ये प्लान अप्रूव नहीं होता है तो कंपनी को लिक्विडेटेड करना ही पड़ेगा, मतलब कंपनी को कोलैप्स होना पड़ेगा और वो बिक जाएगी पूरी तरीके से। कंपनी की ओनरशिप जो है वो डेब्टर के हाथ से चली जाएगी। अच्छा, जो ड्यूरिंग सीआरपी है, सीआईआरपी है, वो जो कंपनी के मामले हैं। अच्छा, ये चीज आप देख रहे हैं कि ये जब कुछ जितने दिन में ये प्रोसेस चल रहा था 330 दिन तक, तब तक कंपनी कौन मैनेज करेगा? तब तक कंपनी मैनेज करेगा एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। और इसको प्रपोज कौन करेगा? कमेटी जो होगी क्रेडिटर और डेब्टर की। चलो हम लोग ये देखते हैं, मेन चीज आज की पॉइंट ये है कि इसमें चेंजेस क्या किए गए। एक्चुअली बिल तो ये पहले से ही चल रहा है, बट इसमें चेंजेस क्या किए गए। अभी तक क्या था कि कोई भी, मतलब चाहे वो कर्ज देने वाला हो या कर्ज लेने वाला हो, इनिशिएट कर सकता था प्रोसेस का। बट अब एक नई स्कीम लाई गई है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। इसमें केवल और केवल कर्ज लेने वाला ही स्टार्ट कर सकता है। इसमें भी वही डिफॉल्ट सीमा है 1 लाख की, जितना सीआईआरपी में थी उतने ही पीआईआरपी में। हम लोग आगे पीआईआरपी ही बोलेंगे इसको, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन को। इसमें भी वही 1 लाख रुपए की सीमा। बस इसमें यही चेंजेस किया गया था कि सीआईआरपी में दोनों ही, कोई भी इनिशिएट कर सकता था ये इसको रिजोल्यूशन प्रोसेस को, बट इसमें केवल कर्ज लेने वाला ही कर सकता है। अब क्या होगा कि स्कीम को अप्लाई करने के लिए कर्ज लेने वाले को कम से कम 66% जो इसके कर्ज देने वाले हैं उनकी अनुमति होनी चाहिए। मतलब 2/3 लोग उस जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, तभी पीआईआरपी स्कीम को अप्लाई किया जा सकता है। इस और उसमें करना क्या होगा कि एक जो कर्जदार है उसको एक रिजोल्यूशन प्लान देना होगा क्रेडिटर्स को, और एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में भी और एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी सजेस्ट करना होगा इनको। ठीक है, चलते आगे।
अगर ये रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो जो आरपी होगा, ठीक है, आरपी कौन था, वही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अप्लाई फॉर द टर्मिनेशन ऑफ पीआईआरपी। जो रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है उसको टर्मिनेट करने के लिए वो एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है कि नहीं, ये हमारी जो रिजोल्यूशन प्लान था, वो जो कमेटी बनाई गई थी क्रिएटर्स की, उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, इसलिए इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो या तो फिर ये करेगी कि ये तो फिर प्लान को अप्रूव कर देगी, जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी कौन है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर टर्मिनेट कर देगी। ये डिपेंड करता है एनसीएलटी के ऊपर, भले ही जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कुछ भी करे। और अगर उसने अप्रूव कर दिया तो क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ पीआईआरपी विल रिजल्ट इन द लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेप्टर, मतलब उसको, उसकी जो कंपनी होगी उसको लिक्विफाई कर दिया जाएगा, मतलब सारा का सारा पैसा वसूला जाएगा किसी ना किसी तरीके से, उसकी कंपनी को बेच के या कुछ भी करके। अच्छा, इसमें जो चेंजेस किए गए उसमें कुछ मतलब सहूलियत दी गई है कर्जदार को, कि कर्जदार को जितने दिन तक ये चलेगा प्रोसेस, उतने दिन तक कोई भी एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया जाएगा, ना ही उसके खिलाफ कोई सूट दाखिल किया जाएगा, ना ही कोई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, ना ही प्रॉपर्टी की रिकवरी होगी, मतलब किसी भी तरीके से उसको परेशान नहीं किया जाएगा जब तक ये रिजोल्यूशन प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा, जितने दिन तक ये रेजोल्यूशन प्रोसीजर चलेगा उतने दिन तक कौन मैनेज करेगा? अभी तक कौन कर रहा था सीआईआरपी में कर रहा था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, बट यहाँ पे कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कर्जदार के पार्टनर्स मैनेज करेंगे। ठीक है, ये चीज चेंज कर दी गई है। अच्छा, इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी कब होगा? कभी भी, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान को बट बिफोर द अच्छा हाँ, चलिए देखते हैं सीआईआरपी का इनिशिएशन कब होगा। कभी भी पीआईआरपी की कमेंसमेंट डेट से आप कभी भी सीआईआरपी को भी लागू कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या होना चाहिए कि रेजोल्यूशन प्लान जो है, अच्छा, इनिशिएट कब कर सकते हैं सीआईआरपी को? जो मेन स्कीम जो हम लोग पहले देख रहे थे वो कभी भी आप कर सकते हैं पीआईआरपी के कमेंसमेंट होने के बाद में, बट रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूव होने के पहले, उतने बीच में आप कभी भी सीआईआरपी को अनाउंस कर सकते हैं। अगला एक्ट हम लोग देख लेते हैं, जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021। जुवेनाइल कौन माना जाता है? जो 18 साल से कम के बच्चे हैं। और हम लोग फॉलो कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, हेग कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 में एक कन्वेंशन हमने साइन किया था इस नाम से, और उसको फॉलो करने के लिए हमें जुवेनाइल जस्टिस के लिए, जुवेनाइल 18 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए हमें ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी, और बनाई हैं हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया था 2015 में, उसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और वो बिल अभी तक क्या है कि अभी तक जो जुवेनाइल जस्टिस है उसके अंडर में जो एडॉप्शन ऑर्डर है, बच्चे को गोद लेना, ठीक है, वो अभी तक सिविल कोर्ट करती थी, बट अब क्या होगा, चेंजेस क्या कर दिए गए हैं, सिविल कोर्ट को हटा के ये पावर दे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगर आप इनसे संतुष्ट नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को रिपोर्ट कर सकते हैं इस चीज को। दूसरा चेंजेस क्या किया गया कि अभी तक क्या था कि 3 से 7 साल तक के
इम्प्रिजनमेंट पाने वालों को ही सीरियस ऑफेंसेस में गिना जाता था, ठीक है ना। बट अब सीरियस ऑफेंसेस में उन लोगों को भी गिना जाएगा जो 7 साल के ऊपर वाले भी हैं, और उन लोगों को भी गिना जाएगा सीरियस ऑफेंसेस में जिनकी मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है या फिर उनकी 7 साल से कम है। तो अभी तक 3 से 7 साल का था, अब लगभग सभी लोगों को सीरियस ऑफेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और यूज़ कर सकें अपने आने वाले एग्ज़ाम में। थैंक्स।